हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में, यानी कितने प्रकार के बैंक्स आपके होते हैं और उसका क्या मतलब होता है या उनको कैसे आप बांट सकते हो। तो जब हमने काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ा था या देखा था कि कितने टाइप्स की कंपनी अवेलेबल होती है हमारे इंडिया में, तब भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि अगर आप बेसिस बना के उस पॉइंट्स को याद रखते हो सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आप उसको एग्जाम में भी याद कर सकोगे। तो इसलिए यहाँ भी मैंने बैंक के लिए भी सेम तरीके के नोट्स बना के आपके लिए लेके आई हूँ, जहाँ पे हमने ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के तौर पे बैंक्स को बांटा हुआ है और एक एक पॉइंट आज इस बैंक्स के हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी ऑनरशिप के लिहाज से कितने टाइप के आपके बैंक्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यहाँ हमारे पास तीन तरीके के बैंक होते हैं। पहला पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर एंड तीसरा कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इन तीनों के बारे में सबसे पहले करते हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में बात। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी ये वो बैंक है जिनकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, यानी इसके अधिकतर जो राइट्स हैं वो गवर्नमेंट के पास है और ये गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया जाता है। इसके जितने भी काम होते हैं वो गवर्नमेंट देखती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके आसपास आप देख लीजिए, जो मोस्टली बैंक्स मिलेंगे वो आपको पब्लिक सेक्टर के मिलेंगे। जैसे एसबीआई हो गया, आपका जो है पंजाब एंड नेशनल बैंक हो गया, ये सब क्या है, ये सब है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है और साथ ही साथ इसके जितने भी डिसीजंस है, जितने भी काम है वो किसके द्वारा किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। इन इंडिया 20 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969 एंड 1980। 1969 में आपके जो थे 16 बैंक्स और 1918 में आपके 4 बैंक नेशनलाइज किए गए थे। नेशनलाइज यानी कि उसको एक पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह बन गए थे। ऑल दीज बैंक्स नाउ बिलोंग्स टू द पब्लिक सेक्टर कैटेगरी। सोशल वेलफेयर इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। अब जितने भी ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, यानी कि यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात नहीं की जाती। यहाँ पे जो आपके डिपॉजिटर्स हैं, जिन्होंने अपना जो छोटी छोटी पूंजी है, सेविंग्स है, वो बैंक में डिपॉजिट किया है, उनके हितों के बारे में, उनके राइट्स के बारे में ज्यादा ध्यान दिया जाता है एज कम्पेयर टू अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के। नहीं, यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि लोगों का भला किया जा सके, सोशल वेलफेयर किया जा सके। इसीलिए ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा ही इसको चलाया जाता है। बट अगर कोई पब्लिक सेक्टर आप देखो, प्राइवेट सेक्टर आप देखो, तो वहां क्या सिचुएशन हो जाती है, ये ओन्ड एंड रन बाय प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ हाथ नहीं होता, ये जो ओन्ड और रन किए जाते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किए जाते हैं। एन इंडिविजुअल हैज कंट्रोल ओवर दिस बैंक्स इन प्रोपोर्शन टू द शेयर्स ऑफ द बैंक्स होल्ड बाय हिम। अब लोगों का इस पे हक कैसे होता है, जितने शेयर्स लोगों के पास होंगे इस बैंक के, उतना ही उस पे उनका हक होगा। तो ये हुए आपके पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, अगर मैंने यहाँ पे कहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसमें गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी आरबीआई है, यानी आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इनको कंट्रोल नहीं करेंगे। ऑब्वियसली इनको भी वो उतना ही कंट्रोल करेंगे जितना पब्लिक सेक्टर को करते हैं। वो हर टाइप के बैंक्स पे निगरानी रखेंगे। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो आपके गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेता, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जरूर ध्यान रखता है कि कहीं वो कुछ गलत ना कर दे। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स कैसे होते हैं, जहां पे जो जॉइंटली रन बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग इक्वल शेयर। मान लो दो इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप है जिन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलके अपना हाफ इक्वल शेयर बना करके उन्होंने एक बैंक के तौर पे अपना बिजनेस चालू कर दिया और वो मैनेज किससे किए जा रहे हैं, जो भी उनके शेयर होल्डर है उस बैंक के जितने भी शेयर जिस भी लोगों के पास होंगे वही उनको मैनेज कर रहे हैं। सो दैट इज योर कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक का आप एग्जांपल ले लीजिए, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये सारे आपके प्राइवेट सेक्टर। तो ये 3 पॉइंट आपके हुए जहाँ पे बात हुई ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। लॉ के तहत आपके 2 तरीके के बैंक आते हैं, एक शेड्यूल बैंक, एक नॉन शेड्यूल बैंक। देखिए, आपको सबको पता होगा जब लॉ बनता है या कोई एक्ट बनता है तो उसके जो एक्ट होता है उसके पीछे एक शेड्यूल दिया होता है, जिससे जो उसके एक्ट में रिलेटेड बात की गई है उससे रिलेटेड वो शेड्यूल बनाया जाता है। उसमें कुछ नाम लिखे होते हैं, उसका मतलब लिखा होता है या बाकी सब चीजें लिखी होती हैं शेड्यूल का अंदर। उसी तरह शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक को आप यहाँ पे बांट सकते हो। शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं, जिनकी कैपिटल
कम से कम 5 लाख से ज्यादा हो, यानी कि 5 लाख तो होनी ही चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए। उससे कम हो गई तो वो शेड्यूल बैंक नहीं होंगे, वो फिर नॉन शेड्यूल बैंक हो जाएंगे। इट इज लाइक अ joint stock company or a cooperative organization. These banks are mentioned in the second schedule of the Reserve Bank. अब रिजर्व बैंक का जो शेड्यूल है, जो सेकंड शेड्यूल है, अगर उसमें आपका नाम लिखा हुआ है, किसी बैंक का आईसीआईसीआई का नाम लिखा हुआ है और इसकी पेड अप कैपिटल 5 लाख से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया शेड्यूल बैंक। और वहीं अगर आपकी 5 लाख से कम है और आपका नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो ऑब्वियसली ये हो गया नॉन शेड्यूल बैंक। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आपका कैपिटल, पेड अप कैपिटल 5 लाख से ऊपर है तो शेड्यूल में, और नहीं है तो नॉन शेड्यूल में। बट साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वो आपका जो नाम है, आपकी जो बैंक का नाम है, वो लिखा होना चाहिए रिजर्व बैंक के सेकंड शेड्यूल के अंदर। वहीं अगर आपका नाम नहीं लिखा हुआ तो वो आ जाएगा नॉन शेड्यूल बैंक्स में। हालांकि नॉन शेड्यूल्स बैंक अभी प्रेजेंटली सिर्फ 3 ही बैंक है ऐसे जो नॉन शेड्यूल बैंक है, जिनका नाम आरबीआई में के शेड्यूल में नहीं लिखा हुआ। तो आपके लिए एक होमवर्क यहाँ पे ये है कि आप सर्च कीजिए और वो 3 नाम देखिए कि कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से आपको भी ज्यादा उसके बारे में ध्यान रहेगा। तो ये बात हुई ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। तो अभी तक हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, आपके 3 बैंक थे, पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, कि फंक्शंस के तौर पे कितने बैंक्स को बांटा गया है। सबसे पहले बांटा गया है कमर्शियल बैंक, देन फॉरेन बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चर, सेविंग्स, इंडिजियस एंड सेंट्रल बैंक। तो ये सारे आपके बैंक के तरीके हैं, बैंक के टाइप्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल बैंक। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारे आज के टाइम में जो बैंकिंग सिस्टम में, वो कमर्शियल बैंक्स हैं। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वाई विच टू ये जो है विच डू बैंकिंग बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। ये क्या करते हैं, ये प्रॉफिट कमाने के लिए बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं। कोई दान पुण्य का काम नहीं है, प्रॉफिट कमाएंगे और अपने बैंक का नाम आगे बढ़ाएंगे, तभी जाके उनको और ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट ही अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ दिस बैंक। अब ये क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन का भी काम करते हैं और ये इनका प्राइमरी फंक्शन होता है। क्रेडिट क्रिएशन यानी कि लोगों को लोन देना हो गया, ताकि उनसे इंटरेस्ट मिले और इनको प्रॉफिट हो, उनसे पैसा मिले और वो प्रॉफिट हो। कल्बर स्टोन ने कमर्शियल बैंक की एक जो डेफिनेशन दी थी, या जो उन्होंने बोला था, वो था कमर्शियल बैंक्स आर द इंस्टीट्यूशन दैट मेक शॉर्ट टर्म लोन टू बिजनेस एंड इन द प्रोसेस क्रिएट मनी। इन्होंने क्या कहा था कि जो कमर्शियल बैंक है वो बिजनेस को, यानी कोई मान लो आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए होता है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसा चाहिए, तो वो आपको पैसा प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको भी जो है पैसा मिले और फिर इस तरीके से एक रूटीन में मनी क्रिएट होती रहे, तो ये प्रोसेस की तरह बनता रहे। तो ये बात बोली गई थी कमर्शियल बैंक के लिए, किसने, कल्बर स्टोन ने। वहीं रीड एंड गिल ने बोला था कि अ कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, जो कि लोगों से डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, एंड मेक कमर्शियल लोन्स, यानी कि जो हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, हम जाके पैसे दे के आते हैं तो वो क्या हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया, और साथ ही साथ वो हमें लोन प्रोवाइड्स करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों चीज कवर है। एंड मेक कमर्शियल लोन एंड इज रेगुलेटेड बाय द बैंक रेगुलेटरी एजेंसी। अब इन्होंने क्या बोल दिया कि साथ ही साथ क्या है, ये रेगुलेट किए जाते हैं जो बैंक की रेगुलेटरी एजेंसी है, जो हर तरीके के बैंक को रेगुलेट करती है एक कंट्री में, तो वो एजेंसी के द्वारा ये रेगुलेट किए जाते हैं। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। ये बात हुई आपकी कमर्शियल बैंक के अंदर। तो इसको अगर क्रक्स इसका अगर हम निकाले तो क्या है कि ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, इनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, और ये आपका कमर्शियल बैंक के अंदर सब चीजें आती हैं। नेक्स्ट वन इज फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक जैसे ही नाम सुन के पता चल रहा है, जिस तरीके से फॉरेन कंपनी हमने पढ़ी थी कि जो कि रजिस्टर्ड बाहर होती है पर काम इंडिया में कर रही होती है, तो वो होती है फॉरेन कंपनी। वही फॉरेन बैंक भी सेम है, जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुआ है इन फॉरेन कंट्री, जैसे कि अमेरिका ले लो, जो इंग्लैंड ले लो, यहाँ पे उसको वहां पे वो रजिस्टर्ड हुई है, बट हैव सेटअप देयर ब्रांचेस इन इंडिया। बट उनके कुछ ब्रांचेस क्या है, इंडिया में भी सेटअप हो गई हैं, कुछ ब्रांचेस इंडिया में भी वो काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल फंक्शन इज टू मेक क्रेडिट अरेंजमेंट फॉर द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। इनका जो प्रिंसिपल बिजनेस होता है ना, यानी कि जो मेन बिजनेस होता है जिनमें ये लोग ज्यादा ध्यान करते हैं या ज्यादा काम करते हैं, वो होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने वालों को क्रेडिट अरेंज करवाना।
यानी उनको जो है लोन प्रोवाइड करवाना, या फिर आप देखोगे जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो हमें क्या लेटर ऑफ क्रेडिट बनाना पड़ता है, तो उसमें भी ये ज़्यादा काम करते हैं, तो जिसके बारे में आप पढ़ोगे जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में आप पढ़ोगे, तो ये सब चीज़ें ये करते हैं। एंड दीज बैंक डील इन फॉरेन एक्सचेंज, तो ऑब्वियसली अगर एक फॉरेन बैंक है और आपकी कंट्री में काम कर रहा है तो वो क्या करेंगे, एज अ फॉरेन एक्सचेंज भी काम कर सकते हैं, या वो फॉरेन एक्सचेंज भी काम कर रहे होंगे। तो जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं उनको कई बार फॉरेन एक्सचेंज बैंक भी कई लोग बोल देते हैं, तो इसलिए ये भी आपके वही बैंक होते हैं। To perform this function of currency conversion, these banks have to keep with the currency of the various country. Example, chartered bank. क्या बोला गया है कि जो फॉरेन बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपका फॉरेन एक्सचेंज करवाने के लिए भी आपको हेल्प करते हैं। जैसे ये एक फॉरेन बैंक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे ना अमेरिका के डॉलर्स चाहिए, अमेरिका की करेंसी डॉलर्स चाहिए, या यूरो चाहिए, या और भी जितने भी करेंसी होती है मुझे वो चाहिए, अपने इंडियन रुपीज़ जाके मैं वहाँ पे लेके जाऊँगी, इंडियन रुपीज़ उनको दूंगी, एंड दे विल गिव मी द करेंसी, जो भी आपको चाहिए, जो भी करेंसी आपको चाहिए। तो ये क्या करते हैं, इनके पास वो सारी करेंसी होनी चाहिए ताकि जब भी कोई आए तो ये उनको प्रोवाइड करवा सके। रीज़न अब क्या होते हैं, कैसे करेंसी चेंज होती है, हम वो बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यही बात करेंगे कि करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए भी हमारे फॉरेन बैंक्स हमें हेल्प करते हैं और ये परफॉर्म करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, इंडिया में आपने चार्टर्ड बैंक का नाम सुना होगा, मैंने तो मोस्टली चार्टर्ड बैंक का ही नाम सुना है, तो वो भी आपका क्या है, फॉरेन बैंक है। तो ये आपका एक फॉरेन बैंक है, चार्टर्ड बैंक। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल बैंक। अब देखिए कुछ बैंक क्या कहते हैं, कुछ बैंक कहते हैं यार छोटे मोटे लोगों से हम क्या लें, जो मतलब मिडिल क्लास होते हैं, हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल पे फोकस करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उनको क्या चाहिए होता है, कैपिटल के लिए पैसा चाहिए होता है, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए होता है, या लोन चाहिए होता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो ये सब क्या है, ये सब है इंडस्ट्रियल बैंक। साथ ही साथ अगर कोई आपकी कंपनी है जिनको शेयर्स इशू करने हैं, जिनको सामान जो भी आपकी शेयर्स होते हैं, डिबेंचर होते हैं, वो इशू करने हैं, तो उनके लिए भी एक काम आ जाता है, उन जैसे लोगों के लिए भी। जैसे ये एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसने बोला कि यार मुझे शेयर्स इशू करने हैं, तो ये किसी बैंक के पास गए जो कि इंडस्ट्रियल बैंक था, उसको बोला कि भाई तू मेरे बिहाफ पे शेयर्स इशू, मतलब शेयर्स का सारा काम कर दे, सारा ले ले। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, ये कह गए कि चलो हम आपके अंडर राइटर बन जाते हैं, हम आपके शेयर्स बिकवा देंगे। अंडर राइटर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी कंपनी की बोलती हूँ, मैं अंडर राइटर बन जाती हूँ 5,000 शेयर्स की, तो जितने मैं शेयर्स बिकवा सकूंगी बिकवा दूंगी, बाकी जो बच गए वो मैं खरीद लूंगी, तो वो होता है आपका अंडर राइटर। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन बनती है, विच ऑफर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स टू द इंडस्ट्री। यहाँ पे इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए लोन्स दिया जाता है टू द इंडस्ट्री, एंड ऑल्सो वर्क फॉर देयर डेवलपमेंट, साथ ही साथ उनकी डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं। हेल्प्स इंडस्ट्री इन द सेल ऑफ देयर डिबेंचर बॉन्ड्स एंड शेयर्स, अब उनके शेयर्स और डिबेंचर्स को भी सेल करवाने में ये लोग हेल्प करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड अदर्स, ये सारे आपके नाम हैं जो कि आपके इंडस्ट्रियल बैंक के अंदर आते हैं और इंडस्ट्रियल बैंक की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज योर एग्रीकल्चर बैंक, जैसे कि नाम कहता है एग्रीकल्चर बैंक। देखिए एग्रीकल्चर बैंक का मेन फोकस क्या होता है, जो आपके किसान है छोटे मोटे, उनको क्या चाहिए होता है, उनको बीज लेने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है, कम पैसा चाहिए होता है, बीज लेना हो गया, फर्टिलाइजर्स लेना हो गया, या जो भी उनको खेती बाड़ी करने के लिए सामान चाहिए होता है, जो भी उनका रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसको खरीदने के लिए उनको पैसा लेना है, तो उसके पर्पस के लिए एग्रीकल्चर बैंक बनाए गए थे, ताकि किसानों को जो है क्रेडिट दिया जा सके, जो उनको लोन है वो दिया जा सके, कम ब्याज पे दिया जा सके। गिव क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अभी एग्रीकल्चर बैंक क्या करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों को लोन देते हैं। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स डील्स इन शॉर्ट पीरियड। अब देखो यहाँ पे दो चीज बोली गई है, एक तो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स प्लस रीजनल रूरल बैंक्स, जो कि नॉर्मल एरिया में वहाँ पे गाँव में बैंक्स होते हैं, ये आपको शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं, ये यानी कम पीरियड के लिए लोन्स दे देते हैं। विच आर गिवन टू फार्मर फॉर द परचेज ऑफ सीड्स, ताकि जो फार्मर है, जो किसान है हमारे, ठीक है, तो वो सीड्स, फर्टिलाइजर्स और ये सब चीजें ले सके। वहीं अगर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लोन चाहिए, तो ताकि आप अपना जो लैंड है जहाँ पे आप खेती कर रहे हो उसकी इंप्रूवमेंट करनी है, कुछ उसमें एडवांसमेंट करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के पास भी जाके लोन ले सकते हो, वो भी आपका एग्रीकल्चर बैंक के अंदर आ जाता है।
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड, जिसका आपने नाम सुना होगा, ये सब क्या करते हैं, हैज बीन एस्टैब्लिश टू फुलफिल एग्रीकल्चर क्रेडिट नीड्स एट नेशनल लेवल। अब देखो आरबीआई तो अपना है ही, सब बैंकों का आरबीआई तो है ही, लेकिन एक मेन पर्पस के लिए ये नाबार्ड बनाया गया, नाबार्ड को क्रिएट किया गया ताकि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके लोन्स आ रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया जा सके, इसीलिए नाबार्ड को बनाया गया ताकि वो नेशनल लेवल पे, पूरे नेशनल लेवल पे आपका जो भी फुलफिलमेंट करनी है क्रेडिट को लेकर के जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसको पूरा कर सके। नेक्स्ट वन इज जो सेविंग बैंक। सेविंग बैंक देखो बहुत ही जो है आपने देखा होगा, ज़्यादा ये काम दूसरी चीज़ों पे नहीं देखते, ये आपकी छोटी मोटी सेविंग्स इकट्ठे करते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अगर आपने सुना हो तो आप इसके बारे में जानते होंगे। पोस्ट ऑफिस के भी एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो कि सेविंग की तरह काम करता है, सेविंग बैंक का काम करता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, ये छोटी छोटी सेविंग्स कलेक्ट करता है और उसको अपना आगे प्रोडक्टिव यूज कर देता है, ठीक है। और साथ ही साथ जब वो आते हैं उनको इंटरेस्ट वगैरह सब मिल जाता है जैसे एक नॉर्मल बैंक में मिलता है। द प्रिंसिपल फंक्शन इज टू कलेक्ट स्मॉल सेविंग अक्रॉस द कंट्री एंड पुट देम टू द प्रोडक्टिव यूज। इन इंडिया अ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस फंक्शन है सेविंग बैंक। अगर आपने नहीं देखा तो सर्च कर लीजिए पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक करके, आपको उसमें शो हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर इंडिजियस बैंक। इंडिजियस बैंक, अब देखो जरूरी नहीं है कि हर एरिया में बंदा जाए एक बैंक के पास और वहां से अपना लोन ले, वहां पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ क्रेडिट, जब आप लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ सामान गिरवी रखना पड़ता है, चीजें बतानी पड़ती है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो उसी लिए एक नया कॉन्सेप्ट भी आया था एक बहुत टाइम पहले, जो कि था आपका प्राइवेट फर्म्स और इंडिविजुअल्स, यानी कोई प्राइवेट लोग मिलकर, ग्रुप मिलकर या इंडिविजुअल्स मिलकर एक ऐसा छोटा सा अपना बैंक बना लेते थे जो कि वो खुद चलाते थे, उसमें खुद पैसा डिपॉजिट करते थे और उनमें से किसी को पैसा चाहिए होता था तो वो उसको लोन दे देते थे, उसको कहा जाता था इंडिजियस बैंक। इन चेन्नई, अगर आप चेन्नई से हो तो आपने इसको सुना होगा चेटीज के नाम से, चेटीज के नाम से। नॉर्थन इंडिया में हो तो ये आपने साहूकार, खत्रीज, इन सब के नाम से सुना होगा। और एक और बात, आरबीआई इनको कंट्रोल नहीं करती, आरबीआई इसको कंट्रोल नहीं करती। नेक्स्ट वन इज योर सेंट्रल बैंक। सबका बाप सेंट्रल बैंक, यानी कि बैंकों का बैंक सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या है, आपका हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि क्या करता है, जो कि करता है अपने देश में जितने भी बैंक है उस पर नजर रखता है ताकि वो कुछ भी गलत ना करे, कोई गलत डिसीजन ना ले ले, या आपकी जो जनता है जिन्होंने उसमें पैसा दिया हुआ है उसके भी जो राइट्स हैं, जो उसका एक हक है, वो ना छिन जाए। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक जो है अपने देश में, यानी जिस देश का वो सेंट्रल बैंक है, हमारे देश का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो अगर हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है तो उस टाइम पे वो क्या करता है, आरबीआई क्या करते हैं, क्रेडिट्स को कंट्रोल करता है कि मार्केट में कैसा पैसा कम करना है, ज्यादा करना है, या उसको कैसे प्रॉपर मैनेज करना है, उन सब से रिलेटेड वो डिसीजंस लेते हैं। तो अपेक्स बैंक ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री इशू करेंसी नोट एंड एक्ट्स एज बैंकर्स बैंक। अब ये क्या करते हैं, करेंसी का भी, करेंसी नोट्स भी छापते हैं और बैंकों के बैंक के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी बैंकर्स बैंक। रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करते है। इकोनॉमी स्टेबिलिटी बना के रखने का इनका जो है वो मेन प्रिंसिपल है। इकोनॉमी स्टेबिलिटी यानी कि महंगाई दर अगर ज्यादा जा रही है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, और कम हो रही, बहुत ज्यादा कम हो रही है तो कैसे कंट्रोल करना है ताकि वो मैनेज रहे। तो ये सब काम होता है आपका सेंट्रल बैंक का। अब आपने बहुत ही रिसेंटली देखा होगा जब कोविड-19 की स्टार्टिंग हुई थी, जब लॉकडाउन था, लोगों के पास ईएमआई देने के पैसे नहीं थे, तो क्या था, इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी खराब हो रही थी, वो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो रही थी। तब आरबीआई ने क्या किया था, एक डिसीजन लाए थे कि ईएमआई आपको अब 3 महीने तक आगे हम पोस्टपोन कर देते हैं। तो ये सब क्या थे, ये डिसीजंस थे, क्यों जरूरी था उनको, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक है हमारे देश के और इकोनॉमी में कैसे स्टेबिलिटी रखनी है ताकि लोगों के हाथ में पैसा रहे खाने पीने के लिए, उसको कैसे मैनेज करना है, वो उनका डिसीजन लेना होता है। सो सेंट्रल बैंक ये काम करता है। सो ये थे आपके टाइप्स ऑफ बैंक्स। आई होप आपको समझ आए हों। अगर कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। वी आर very